चलिए बच्चों शुरू करते हैं। समय की बर्बादी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर पहला करने से पहले मैं दो करेक्शन करवा रहा हूं जो पिछली क्लासेस में बाय मिस्टेक मुझसे हो गई हैं। चूंकि आप जानते हैं कि टू आर इज ह्यूमन, जानते हैं इसका मीनिंग? गलती करना मानवीय है, मतलब हो ही जाती है। वो मुझसे गलती हुई है दो। एक क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 4 में एक स्पेलिंग मैंने आपको दी थी अचीवमेंट की, जो दी थी मैंने आपको, उसमें ये ऑप्शन था, लेकिन ये आंसर सही है। और मैंने जो लगवा दिया आपको उस दिन, मैंने लगवा दिया आपको बाय मिस्टेक अचीवमेंट, यानी कि आई होता, ई आई नहीं होता। ये गलत है, इसे सही करना आप। क्लास नंबर 4 में स्पेलिंग का क्वेश्चन होगा। फिर आते हैं क्लास नंबर 5 और इसमें एक शब्द आया होगा आपके पास लेसीट्यूड। तो लेसीट्यूड का जो मतलब होता है वो आलस होता है, आलस्य। तो इसका सिनोनियम मैंने बताया होगा लेथर्जी, और भी बताए होंगे, लेकिन ये सिनोनियम ही है। गलती यहां हुई मुझसे, मैंने लिखवा दिया आपको निम्बलनेस और मैंने इसका सिनोनियम कह दिया, लेकिन ये एंटोनियम है क्योंकि ये तेजी होती है। इसका सिनोनियम बताऊं आपको मैं? एलेक्रिटी, एलेक्रिटी, ये सिनोनियम है और ये इसका एंटोनियम है। तो ये मुझसे धोखे से सिनोनियम बोल दिया गया, आप इसे सही कर लेना, ये एंटोनियम है। ये हमारे करेक्शन हो गए। अब क्लास शुरू करते हैं आज की। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें पहला ही शब्द है स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आंसर हो गया पहला। हेटेरो का मतलब होता है बच्चों विषम, यानी कि विजातीय। विजातीय का मतलब क्या है? अलग अलग। मैंने क्लास में भी ऐसे ही समझाया होगा, फिर बता रहा हूं। मान लीजिए किसी दिन आपने मिक्स सब्जी बनाई, उसमें सभी प्रकार की सब्जियां हैं, तो आप कह सकते हैं समझने के लिए वो हेटेरोजेनस है। क्या है वो? हेटेरोजेनियस। एक बात और, आपने सिर्फ आलू की ही सब्जी बनाई, बाकी कुछ नहीं डाला, आलू, और आपने उसका शोरबा बना के खाना शुरू कर दिया उसे, तो वो जो आलू पड़े हुए हैं सब्जी में, वो पता क्या है? उसका एंटोनियम होता है बच्चों होमोजेनस। होमो होता समान, एक जैसा, तो इसका एंटोनियम बता रहा हूं मैं, होमोजेनियस। ठीक है, अब इसके सिनोनियम की बात कर लेते हैं जरा हम। तो इसका सिनोनियम होता है हमारा डाइवर्स्ड, क्योंकि डाइवर्स जानते हो आप, ये होता है कई प्रकार का, तो डाइवर्स्ड हो जाएगा। इसका हो जाएगा वेरीड, अलग अलग। अब यहां आते हैं होमोजेनस पे, तो इसका सिनोनियम अगर जानना है आपको, तो इसका सिनोनियम बन जाएगा सिमिलर, एक जैसे। चलिए, बाकी तो इसमें ज्यादा करने को कुछ है नहीं। ये एंटोनियम है, ये सिनोनियम होगा आपस में, ये इसका सिनोनियम है, दोनों अलग अलग। क्वेश्चन नंबर दूसरा। शब्द है कुछ अपने आप में, क्योंकि हम वर्ड पावर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ग्रामर की क्लास तो आपको इसमें भी मिलेगी ग्रामर, लेकिन ग्रामर की क्लास 12 घंटे की कम से कम पढ़ाने वाला हूं। स्टेनोग्राफर के एग्जाम से 4 दिन पहले आप आराम से उसे 2-3 दिन में निपटा लेना, 7 में 8 में पहुंचा दूंगा मैं आप तक। अब यहाँ आते हैं बच्चों, तो ये चल रहा है डिनोट्स। डिनोट का मतलब होता है प्रदान करना, देना किसी को कुछ। अनड्यू होता है अनचाहा, मतलब कोई उसकी जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, या बेवजह कह सकते हैं आप इसे, बेवजह, बेवजह। फेवर आप जानते हो, किसी के पक्ष में होना। और बच्चों मेन चीज ये है, तो एक शब्द है जिसका नाम है नेपोटिज्म। इसकी हिंदी बोलते हैं भाई भतीजावाद। और इसमें क्या होता है, जैसे एक फैक्ट्री किसी ने लगाई, अब उसमें सारे लोगों को सबसे पहले अच्छे पद पे अपने रिश्तेदारों को रख लिया, ये भी नहीं सोचा कि कुछ मापदंड है उसके, इसे बोलते हैं नेपोटिज्म। या मान लीजिए अगर सरकारी विभाग में ऐसा है नहीं, अब तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, पहले कभी हो जाया करता था ऐसा कि कोई अगर मंत्री का या किसी विधायक का या किसी MP MLA इन सबका कोई अगर जानता हुआ है तो उसकी सिफारिश करके बोल दिया कि इसे रख लेना, ये हमारा भतीजा इस टाइप से है, तो वो भी नेपोटिज्म में आएगा। तो नेपोटिज्म क्या होता है बच्चों? रिश्तेदारी के आधार पे किसी को नौकरी दे देना। फेमिनिज्म क्या होता है? फेमिनिज्म होता है बच्चों महिलाओं का भला, ये होता फेमिनिज्म। नियोलॉजिज्म क्या होता? ये होता है नए शब्द,
यानी कि न्यू वर्ड का जब आपको सुनने को मिले तो वो आपके लिए नियोलॉजिज्म है। एल्ट्रुइज्म क्या होता है? ये होती है परोपकारिता। इस पे ज्यादा काम करना आपको, क्योंकि ये एसएससी के हिसाब से एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसके सारे सिनोनियम लिखवाऊंगा मैं आपको। एक सिनोनियम इसका है बेनवलेंस, परोपकारिता। एक सिनोनियम है इसका जेनरोसिटी, परोपकारिता। एक सिनोनियम है इसका सेल्फ लेस और नेस। इसमें ये अपने बारे में कुछ नहीं सोचता। तो एल्ट्रुइज्म क्या होता है? बेनवलेंस, जेनरोसिटी, सेल्फलेसनेस। मैंने एक दो जानबूझ के छोड़ दिए। तो आज आप क्या बताने वाले हो? क्वेश्चन नंबर दूसरे में एल्ट्रुइज्म के सिनोनियम जो अजीम सर ने लिखे हैं, इसके अलावा एक दो सिनोनियम आप कमेंट में बताएंगे। एक बात और, इसका एक एंटोनियम चाहिए आपको, तो सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस ये होता स्वार्थ, ये होता निस्वार्थ, ठीक है ना। तो ये सेल्फिशनेस है, ये सेल्फलेसनेस है, ये सिनोनियम, ये एंटोनियम। आंसर ये बन जाएगा कि भाई भतीजावाद में क्या होता है कि अपने रिश्तेदारों को वरीयता दे देते हैं, उनके फेवर में काम कर लेते हैं, नेपोटिज्म। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ग्रीड आप जानते हैं लालच होता, इसका एक सिनोनियम तो आपको करना चाहिए। इसका एक सिनोनियम बहुत बढ़िया, एवेराइस। और अगर आप मुझसे कहें तो मैं इसका सिनोनियम वोरेसिटी भी बनाऊंगा, अभी तो कराया था पीछे आपको मैंने। अच्छा, बात करूं वेरेसिटी की, तो बच्चों वेरेसिटी जो है हमारा, वो लालच नहीं, वो सच्चाई होती है। इसका सिनोनियम चाहिए आपको, ये कई बार हो चुका, लेकिन ये इसी क्लास को पढ़ा रहा हूं मैं कि वर्ड पावर आपको क्लास में ही याद होती रहे। ट्रथफुलनेस, ट्रथफुलनेस ये बन जाएगा इसका। अब आते हैं बच्चों हम सिनोनियम पे, तो एवेराइस और वोरेसिटी। अब बात आती ग्रीड का संबंध जो जेनरोसिटी से है, तो आपको नहीं लग रहा है एंटोनियम है ये? अभी तो बताया था परोपकारिता, तो उसमें वो लालच करता है, कोई मदद नहीं करता किसी की, इसमें मदद करता। तो इसके सिनोनियम चाहिए अगर आपको, तो ये रहे। बेनवलेंस भी सिनोनियम है, देखो जेनरोसिटी का, सेल्फलेसनेस भी है, एल्ट्रुइज्म भी है, और आपको बताने भी है थोड़े से। तो अगला जो हमारा शब्द है जेनरोसिटी, उसका इससे संबंध एंटोनियम का निकला। तो लालच का जो संबंध जेनरोसिटी से है, वही संबंध आपको रैनकर से बताना है। तो रैनकर क्या होती है बच्चों? नापसंदगी, या आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं घृणा। इसके सिनोनियम चाहिए, तो इसके सिनोनियम कई सारे हैं, जैसे हेट्रिड या अनलाइकिंग, ठीक है ना, इसे बोलते, या कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट भी आता है इसमें, तो इसे बोलते हैं घृणा या नापसंदगी होना। और भी सिनोनियम बना सकते हैं आप। अच्छा, एंटोनियम इसका बताना है, क्योंकि ये एंटोनियम है तो आगे भी एंटोनियम चलेगा। अफेक्शन, अफेक्शन का अगर सिनोनियम चाहेंगे आप, तो इसका बन जाएगा लव। या अफेक्शन का सिनोनियम चाहते हैं अगर आप, तो इसका मतलब बन जाएगा लाइकिंग। या इसका सिनोनियम चाहते हैं अगर आप, तो इसका मतलब बन जाएगा केयर। केयर भी यही होता है, पसंद करना, प्यार करना, ख्याल रखना। ये इसके सिनोनियम होगा सारे हमारे। अब हम थोड़े से और आगे बढ़ के करते हैं जरा। पोलाइटनेस, तो बच्चों पोलाइटनेस होती है विनम्रता, विनम्रता। अच्छा, इसका अगर एंटोनियम चाहिए तो बहुत बढ़िया होता है बच्चों, हॉटी या हॉटीनेस, ये होती है घमंड। तो पोलाइटनेस का एंटोनियम दिया मैंने आपको। सिंसेरिटी आप जानते हैं ईमानदारी होती है, इसका सिनोनियम आप बना सकते हैं, जो अभी करा था आपने, वेरेसिटी बन जाएगा ये भी। सिंप्लिसिटी होती है साधारणता। अगर इसका एंटोनियम चाहिए आपको, तो कई सारे होते हैं, जैसे फ्लैम्बोयेंस। पता फ्लैम्बोयेंस का क्यों लिखा मैंने? क्योंकि दिखावटी होता बहुत ज्यादा। अगर आप चाहते हैं इसका एक सिनोनियम, तो सिनोनियम बन जाएगा, लेकिन मैं एंटोनियम देना चाह रहा हूं आपको इसका। तो सिंप्लिसिटी का एक एंटोनियम होता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है बच्चों जटिलता। तो ये हमारा आंसर जो रहेगा बच्चों, वो अफेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेहतरीन शब्दों में से एक, कुछ वन वर्ड भी होते हैं, उसका आंसर सुन लो आप। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, एक्वेटिक। जो पानी में रहते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? एक्वेटिक। एनिमल्स विच लिव ऑन ट्रीज, एर्बोरियल, एर्बोरियल।
एनिमल्स विच लिव इन सी वाटर, सी वाटर समुद्र में, सी वाटर जो समुद्र में रहते हैं, ये पानी में रहते हैं सिर्फ। तो जो पानी समुद्र में रहते हैं वो कौन होते हैं? मरीन। ऐसे बच्चों ध्यान रखना, जो लैंड जमीन पर रहते हैं वो ये होते हैं टेरेस्ट्रियल। तो ये एक वन वर्ड का भी आंसर है, क्योंकि आप जानते हैं CGL, CPO, SSC, स्टेनो, MTS, CHSL सबके लिए पढ़ा रहा हूं मैं ये। तो टेरेस्ट्रियल जो हो गया हमारा वो जमीन से जुड़ा हुआ हो गया, मतलब जो दुनिया में है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ। सिनोनियम पूछता अगर इसका, मान लो सिनोनियम पूछता अगर, तो क्या हो जाता? वर्ल्डली और अर्थली। लेकिन पूछा क्या है? एंटोनियम। तो इसे हटा दो, इसे हटा दो, सेलेस्टियल हो जाएगा। क्योंकि सेलेस्टियल का जो मतलब होता है बच्चों वो क्या होता है? सेलेस्टियल का मतलब होता है परलोक संबंधी, यानी कि ऊपर का, परलोक संबंधी। इसका सिनोनियम तो आपको तुरंत पता होना चाहिए, हेवनली या एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल ब्रह्मांड यानी कि अंतरिक्ष संबंधी। तो टेरेस्ट्रियल के सिनोनियम ये हैं। एंटोनियम पूछा तो ये आंसर बन जाएगा। सेलिब्रिटी तो आप जानते हैं, ये कोई खास पहचान वाला व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुपाइन, बहुत बढ़िया शब्द है ये। तो आप ये समझ लीजिए, जब आप लेट जाते हो और आपका चेहरा ऊपर की तरफ होता है, जो लेट जाते हैं बिल्कुल, उसे सुपाइन वाली स्टेज बोलते हैं। अब एकदम से दिमाग में आएगा यार मैचिंग कर रहा लुपाइन, लेकिन लुपाइन शब्द नहीं है इसका। लुपाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक, बल्कि लुपाइन तो एक प्रकार का पौधा है जिसपे मटर की तरह दाने आते हैं। एक प्रकार का पौधा जिसपे मटर की तरह दाने आते हैं, जैसे मटर के दाने होते हैं, ऐसी फली आती है उस पर। तो अलग करो इसे। आप यहाँ से कभी आपको धोखा दे दे, ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बच्चों को याद नहीं होता, बच्चा मैचिंग करके लगाता। ऐसे नहीं होता बच्चों, याद करे हुए क्वेश्चन पे लगाया करो आप। सुपाइन हो गया बच्चों, हम कह सकते हैं लेटा हुआ। और इसका ना कहीं जो मीनिंग है मैं आपको बता दूं, कमजोर भी होता है इसका मीनिंग। और जब मैं कमजोर इसका मीनिंग बता रहा हूं तो आप ध्यान रखना, इसका सिनोनियम फीबल भी होगा, इसका सिनोनियम इनफर्म। ये तो बहुत बढ़िया शब्द है। अच्छा, ये एडजेक्टिव है कमजोर, ये भी एडजेक्टिव है कमजोर, लेकिन कल आया था इम्पेयर, वो वर्ब थी, ये वर्ब थी, ये कमजोर बनाना है। ये एडजेक्टिव है इनफर्म। कैसे बनाया? ये फर्म होता सख्त, कहते नहीं फर्म डिसीजन लिया उसने, सख्त डिसीजन लिया, तो इन लग गया तो उल्टा हो गया। तो ये होता है बच्चों हमारा कमजोर। यहाँ आ जाइए, ये कमजोर बनाना होता है। चलो वापिस आते हैं। तो सुपाइन फीबल भी हो गया, इनफर्म भी हो गया। और बच्चों अगर मैं सही कह रहा हूं तो इसका आंसर वीक भी हो जाएगा। तो ये इसके सिनोनियम चल रहे हैं सारे। मुझे बताना एंटोनियम। अब एंटोनियम में ढूंढूं तो मुझे ताकतवर तो मिल नहीं पा रहा, इसका एंटोनियम इरेक्ट होगा। अब इरेक्ट क्या होता है तो मैंने समझाया था पीछे आपको। देखो ये मार्कर है, जैसे इस स्थिति में ये सुपाइन है और अब ये इरेक्ट हो गया। आप कहीं ना कहीं ये भी समझ लें कि सुपाइन का मतलब हॉरिजॉन्टल भी होता है, हॉरिजॉन्टल, और इरेक्ट का मतलब वर्टिकल होता है, वर्टिकल। जो हम राइटिंग लिखते हैं ना अपने इस तरीके से जो लिखते हैं, कोई भी चीज हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, और जब हम ऐसे करते हैं चीजों को ऊपर को तो ये वर्टिकल होता है। तो बच्चों ऊपर नीचे वर्टिकल और बाएं दाएं हॉरिजॉन्टल होता है। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी एक दूसरे के एंटोनियम है। तो हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे ऐसे, और इसका एंटोनियम क्या है हमारा? वर्टिकल। और ये कैसे होता है बच्चों? ये होता है ऐसे ऐसे। चलिए फिलहाल इरेक्ट आंसर लगाओ। इरेक्ट का मतलब होता है जैसे कोई चीज आपने दीवार खड़ी कर दी तो वो इरेक्ट हो गई, उसे इरेक्ट कर दिया आपने, तो इरेक्ट मतलब खड़ा होना सीधा इस टाइप से। लुपाइन हो गया। अच्छा, पेनफुल की अगर मीनिंग चाहेंगे आप तो पेनफुल तो हमारा जो है वो सिनोनियम दे सकता है आपने, दर्द भरा, तो इसके लिए बन जाएगा हर्टिंग। एक शब्द जो मैं आपको देने जा रहा हूं ना, कुछ अपने आप में है ये, सौर। ये भी वो होता है जैसे दुख हो। अब यहाँ आ जाओ जरा, आप सौर को समझ लो। SOAR वर्ब है, SOUR एडजेक्टिव है, SORE ये एडजेक्टिव नाउन दोनों का काम करता है। छाला भी होता है, दर्द देने वाली चीज भी होती है। बच्चों इसका मतलब होता है उठना, इसका मतलब होता है उड़ना या बढ़ना। तो जब आपको लगे ना कोई पतंग उड़ रही है, कीमतें ऊंची जा रही हैं, या प्लेन उड़ गया बहुत ऊंचा, तो शोर लगा सकते हैं आप ये वाला।
अगर आपको लगता है कोई चीज़ खट्टा बतानी है आपको, खट्टी है, तो ये लगा देना, और कोई चीज़ बतानी है आपको दुख भरी है तो ये लगा देंगे। एक कहावत होती है, कभी कभी आपने सुना होगा, पुरानी हो गई, वैसे अब नहीं बोलते इसे, डोंट टच माई सोर पॉइंट, ये आएगा वहां पे, डोंट टच माई सोर पॉइंट। पता क्या कहना चाह रहा है? मेरी दुखती रग पे हाथ मत रखो। आप भी बोल देना, अब मेरी दुखती रग पे हाथ मत रखो, डोंट टच माई सोर पॉइंट, ये वाला आएगा। चलिए, ये हो गया इसका सिनोनियम, ये बाकी चीजें समझा दी मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। ऑगमेंट का मतलब होता है सप्लीमेंट करना, यानी कि इंक्रीज करना, बढ़ाना। एंटोनियम पूछा, पहले इसकी हिंदी लिख लो, बढ़ाना। तो इसका एंटोनियम कहेंगे तो डिक्रीज हो गया, लेकिन अगर सिनोनियम चाहते हैं आप इसके, तो सिनोनियम होता है बच्चों सप्लीमेंट या ऐड, जोड़ना। तो ऑगमेंट का मतलब यही हो जाएगा। अच्छा, इसका एक मीनिंग और लगा सकते हैं आप सिनोनियम में ही, इंटेंसिफाई, तीव्रता बढ़ा देना किसी चीज की। चलिए, तो एंटोनियम डिक्रीज हो गया। अब बाकी शब्दों के अगर हम शब्द लेना चाहें तो अटोन की हिंदी होती प्रायश्चित करना। एक बहुत बेहतरीन सिनोनियम दे रहा हूं मैंने इस क्लास में, अपनी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग और अपडेट करने की कोशिश करी है, ताकि बच्चों को नए नए क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो भी करने में मदद मिले। उसी पे काम चल रहा है इस टाइम बच्चों। बाकी ग्रामर भी आने वाली है, 2 PQRS कर दिए मैंने आज इसमें, एक्टिव पैसिव नरेशन वो चलता रहेगा हमारा, इस पर ज्यादा ध्यान दें आप। लेकिन अटोन होता प्रायश्चित करना, इसका सिनोनियम अगर आप चाहते हैं तो बन जाएगा एक्सपिएट। कुछ अपने आप में सिनोनियम है इसका, ये बेहतरीन सिनोनियम जिसे बोलते हैं। इसका सिनोनियम कंपेंसेट भी बन जाएगा। कंपेंसेट का मतलब वैसे तो क्षतिपूर्ति करना होता है, लेकिन इसमें यही काम करता है ये। इसे बाद में अफसोस होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए काम करता है अटोन। एक बात ध्यान रखना, अटोन के साथ क्या आती है बच्चों? फॉर आती है, अटोन फॉर, यानी कि पश्चाताप करना किसी चीज के लिए। डिक्रीज, कम होना, वो इसका सिनोनियम था। इर्रेगुलर, अनियमित होता, अगली बदसूरत होता, इसकी कोई खास जरूरत हमें है नहीं। एम्बिएंट, एम्बिएंट होता बच्चों परिवेश। परिवेश मतलब पर्यावरण, परिवेश मतलब वातावरण। अब इसका सिनोनियम पूछा है बच्चों, तो सिनोनियम तो सराउंडिंग हो जाएगा, लेकिन सराउंडिंग नहीं होता तो क्या होता? एनवायरनमेंट भी हो जाएगा। इसका सिनोनियम एनवायरनमेंट भी होगा, लेकिन नंबर 1 ये होगा, सबसे बढ़िया यही है इसका सिनोनियम। अच्छा, एनवायरनमेंट नहीं होता तो इसका सिनोनियम एटमॉस्फेयर भी हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। तो ये इसके सिनोनियम है। सराउंडिंग आंसर हो गया। गोइंग राउंड का मतलब हो गया गोल गोल घूमना। दैट विच एनकम्पासेस, एनकम्पास को समझ लो आप क्या होता, इसका मतलब होता है गोल घेरे में, गोल घेरे में सीमा बांधना। आपने कंपास यूज नहीं करा? कंपास नहीं होता, ऐसे रखते हैं और फिर इस तरीके से जो है वो लाइन घूम जाती, कुछ ऐसे होता। यहाँ पे तो हमारी लाइन गलत आ गई है, इसी को एनकम्पास बोल रहे हैं। फर्क क्या है? ये कंपास, सॉरी, फर्क क्या है बच्चों? ये जो कंपास है हमारा, ये डज लगा हुआ, इसमें ये नाउन है, लेकिन एन लग के ये वर्ब बन गया। अब इसके सिनोनियम क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके सिनोनियम जो होंगे हमारे, वो बच्चों ये बन जाएंगे कि एनकम्पास का एक सिनोनियम सर्किल, एन सर्किल भी होता, एन सर्किल। बच्चों इसका मीनिंग कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, सराउंड, क्योंकि चारों तरफ से घेरने के काम आएगी। एक सिनोनियम बहुत बढ़िया है इसका, सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब ये क्या होता है बच्चों? मतलब कि परिधि बना देना गोल गोल से, ये तो होता है। तो एन सर्किल, सराउंड या सरकमस्क्राइब या रिंग, रिंग भी कर सकते हैं आप, रिंग गोल घेरा बनाना, ठीक है ना। तो ये एन कंपास, इसका एक सिनोनियम और है बॉर्डर, बॉर्डर बना देना। तो ये बॉर्डर, एंड सर्किल, सबसे बढ़िया इसका सिनोनियम यही है। या सराउंड, या दूसरे नंबर पे आएगा सरकमस्क्राइब, गोल करना, ये इसके सिनोनियम हो गए। अच्छा, द एयर और स्काई, इसका कोई मतलब है नहीं। हमारा आंसर एम्बिएंट का आंसर सराउंडिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बर्न्ट है क्या? देखना, बर्न्ट शब्दों को पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। ये तो जला हुआ हो गया जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अच्छा, जब जले हुए की बात चल रही तो मैं कुछ भी चीज बता रहा हूं आपको। देखो, जैसे माई क्लॉथ्स, बोर्ड पे देख लो, बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं ये पढ़ा रहा हूं आपको इस टाइम पे। माई क्लॉथ्स, और यहां आ गया फायर और फुल स्टॉप। अब आ गया ही और ब्लैंक, माई क्लॉथ्स और ऑन फायर।
तो दोनों का फर्क जान लो आप। देखो, जब आपको लगे ना कि कोई सब्जेक्ट जो बनी हुई चीज है उसने आग पकड़ ली, कपड़ों ने आग पकड़ ली, आपकी जो है शर्ट ने आग पकड़ ली, आपकी बाइक ने आग पकड़ ली, तो जब आपको लगे पकड़ने का फीलिंग है, पकड़ ली किसी चीज ने आग, तो बच्चों कॉट लगाया करो, कैच कॉट कॉट फायर, यहां आ जाओ। लेकिन जब आपको लगता है एक डूवर है और उसने आग लगाई है किसी चीज पे, तो बच्चों जोड़ा बनता, फिर सेट और वस्तु होगी, घर वर कुछ भी हो सकता, ऑन फायर। अब आपको यहां लगाना पड़ेगा बच्चों, सेट सेकंड फॉर्म है ये, उसने मेरे कपड़ों में आग लगा दी, ऑन भी आता है, ध्यान रखना इसका। तो सेट वस्तु ऑन फायर, आग लगाना, और कैच फायर आग पकड़ लेना। तो जब सब्जेक्ट जिसमें आग लग गई वो बना हुआ तो कैच, और जब जिसने लगाई है वो है तो सेट ऑन फायर, अच्छी चीज थी। अब यहां आ जाओ वापिस आप। तो बच्चों ये बर्न्ट था हमारा, ये तो हमारा जला हुआ हो गया था, आपको बताया मैंने। लेकिन ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये ब्रंट जो है, ब्रंट, ये इस शब्द से निकाला गया, अगर आप समझना चाहो तो। बियर द ब्रंट ऑफ, इसका मतलब जानते हैं आप? मुख्य आघात सहना, किसी झटके का, किसी मुसीबत का सबसे ज्यादा नुकसान उठाना, इसका मतलब ईडियम है ये। अब इस बियर की सेकंड फॉर्म इस फॉर्मूले में ध्यान रखना बोर होती है, और इस बियर की थर्ड फॉर्म बोर्न होती है। अगर आपको लगे कि सर इसके साथ में, ये था वहां पे, इसके साथ में और मुझे ये वाला बोर्न दे दिया, एक नंबर देना चाह रहा है आपको, ये क्या लगा दो इसमें आप, ई लगा दो, बोर्न, ई लगा देंगे, बढ़िया हो जाएगा। तो सेकंड फॉर्म ये, थर्ड फॉर्म ये, क्योंकि बच्चों ये जो होता है ना, ये पैदा होना होता, सॉरी पैदा करना, तो इसकी जरूरत नहीं है। चलो ये तो मैंने समझाया आपको, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। अब आते हैं ब्रंट। तो ब्रंट का मतलब होता है बच्चों, जैसे मान लो किसी जगह पर बाढ़ आ गई, तो अमीर लोग जो थे वो अपने ऊंचे ऊंचे घरों में या वहां से निकल के, कार से निकल कर पहुंच गए कहीं और, लेकिन गरीब लोग जो बेचारे अपने घर के सामान समेटने में रह गए कि भीग ना जाए आटा वाटा, तो ये जो सबसे ज्यादा जो नुकसान उठा रहे हैं उन्हें बोलते हैं दे आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ दैट फ्लड। ये उस मुसीबत का सबसे ज्यादा सामना कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान इन्हें हुआ। तो ब्रंट का मतलब इंपैक्ट होगा, सिनोनियम क्या होगा इसका, इंपैक्ट। बात तुरंत आपके दिमाग में आती है, सर कॉन्सिक्वेंस भी तो हो सकता है। बच्चों जो आपने काम किया है ना, उसके बदले में परिणाम दो तरीके के आते हैं, गुड कॉन्सिक्वेंस और बैड कॉन्सिक्वेंस। लेकिन इंपैक्ट का मतलब ही होता है कि जोरदार झटका लगा आपके ऊपर, नुकसान हुआ आपको, तो ये इंपैक्ट होता है। एक बात और ध्यान रखना, ऑप्शन में मिलेगा आपको इफेक्ट, ऑप्शन में मिलेगा आपको इन्फ्लुएंस, और बच्चों ऑप्शन में मिलेगा इंपैक्ट। और आपको अगर ऐसा लगे कहीं पर चोट पहुंचाई गई है, एक्सीडेंट हो गया, आप टकरा गए किसी से, तो वो जो झटका आपको लगा वो इंपैक्ट होता। टक्कर जो होती है, टक्कर के बाद जो झटका लगता है वो इफेक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो इंपैक्ट होता है। तो ब्रंट का सिनोनियम जो है वो इंपैक्ट रहेगा, ये परिणाम होता है। इसका सिनोनियम अगर चाहते हैं तो आफ्टर मैथ, अभी तो बताया था कुछ दिनों पहले आपको, आफ्टर मैथ या आउटकम, और बाकी रिजल्ट तो सब बच्चे जानते हैं, बाकी में इतनी कोई खास जरूरत नहीं है इसमें, आगे बढ़ जाइए। डेक्रेपिट, डेक्रेपिट बहुत बढ़िया शब्द है बच्चों, ये होता है कमजोर, लेकिन इसका असली मतलब बताऊं आपको मैं, इसका असली मतलब होता है उम्र या प्रयोग के कारण घिसा पिटा। यानी कि अगर आपके घर में कोई ऐसी मोटरसाइकिल है जिसे इस्तेमाल करते हुए 20 साल हो गए, मान लेते हैं 15 साल हो गए, और उसकी हालत बहुत बुरी हो गई, इतनी बुरी कि शायद आप बाहर निकलते हुए शर्माते भी हो उसके ऊपर, अगर आपको ऐसे फील होता हो। वैसे इन चीज़ों में शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह मेहनत करके आप जॉब हासिल करें, पैसे कमाएं, नई गाड़ी ले लेना, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। या कोई घर है, आपने देखा यार 20-25 साल से कुछ काम ही नहीं हुआ, टूटा फूटा पड़ा है, वो जो होता है उसी को बोलते हैं डिक्रेपिट कंडीशन में है वो। इसका सबसे बेहतरीन जो सिनोनियम होगा ना बच्चों, जो इस टाइम भी नहीं है, वो पता क्या है, डिलेपिडेटेड। डिलेपिडेटेड ये होता है जीर्ण शीर्ण अवस्था में होना। एक सिनोनियम और इसका दिखाऊं अगर मैं आपको, तो बन जाएगा बच्चों शैबी। वैसे तो ये व्यक्ति के लिए आता है, लेकिन बन जाएगा ये भी शैबी, बुरी हालत में। अच्छा, अब जो सिनोनियम है हमारा वो क्या बन जाएगा, मैड वीक।
कमजोर। इसका एक सिनोनियम और देना चाहता हूं मैं, इनफर्म, अभी तो बताया था आपको, कमजोर या फीबल, ये भी कमजोर होता है, ठीक है ना। तो ये भी सिनोनियम है इसके, क्योंकि कमजोरी हो जाती है, वो चीज जान नहीं रहती उस चीज में, लेकिन असली सिनोनियम इसका डिलैपिडेटेड है, जो ऑप्शन में मौजूद नहीं है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी शब्दों में क्या है। तो ऑफुल जो होता है ये भयानक होता है, यानी कि डरावना। तो इसके सिनोनियम भी आपको सीखने चाहिए। एक सिनोनियम है इसका घैस्टली, भयानक या डरावना। एक सिनोनियम है इसका ग्रूसम। एक है इसका ओ इंस्पायरिंग, ओ इंस्पायरिंग जिससे डर पैदा हो। एक है इसका फियरिंग, डराने वाला, ठीक है ना। और भी बन जाएंगे, फिलहाल ये इसके सिनोनियम है सारे के सारे। हॉरिबल भी बन जाएगा, हॉरिबल। और आपको लगता है तो आप भी लिख सकते, भेज सकते हैं सिनोनियम, मैं चेक कर लूंगा आपके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये ईडियम्स है। और ईडियम आप जानते हैं मैं नई नई, अच्छा एक बात और मैं क्लियर कर दूं, मैं इस क्लास को इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि मुझे आपके 1 से 70 नंबर तक के जो है उसमें इंप्रूवमेंट करना, वो तो हो गया बच्चों क्लास में जो पढ़ चुके हो आप, या कहीं और भी हो गया होगा जहां पढ़ते हैं। बात तो 70 प्लस की है ना, 70 से 90 92 पे कैसे पहुंचा जाए। तो हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं इस क्लास में जो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी परे हैं, ऐसी ईडियम जो देखी सुनी ना गई हो, उसकी बात करूंगा। तो अगर आप मुझसे ये कहो सर इसमें वो पढ़ाओ जो फंसे, तो फंसने का नहीं, फंसने का तो फिर 70% वो पढ़ाऊंगा मैं। क्या पढ़ाऊंगा आपको? लोक्वेशियस पढ़ाऊंगा, आपको मैं जो है रिजर्व्ड पढ़ाऊंगा, आपको मैं एडेप्ट, एडोप्ट, एडेप्ट पढ़ाऊंगा। लेकिन बच्चों वो क्यों, मतलब टाइम खराब करवाऊंगा आपका? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, यकीन मानोगे। इस टाइम 1:40 हो रहे हैं रात के, और मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है कि मैं सुबह को वीडियो दूंगा, और उसे पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। क्या कहना चाह रहा हूँ, फालतू टाइम नहीं है, काम की बातें चल रही है, काम करो इसके ऊपर आप। ये मेरे पास सिलेबस पूरे कर चुके बच्चों के लिए सप्लीमेंट, एडिशनल सिलेबस चल रहा है, ताकि नंबर 90, 95, 92 लेकर के आओ जो आते हैं बच्चों के। आप भी करो ना। दिस इज द मोस्ट यूजफुल क्लास या मॉक टेस्ट फॉर एसएससी एग्जाम्स, ये ध्यान रखना आप लोग। तो स्नैप वंस फिंगर्स एट का मतलब वैसे तो बच्चों गुस्सा होना, मैं बता दूं आपको सारी बातें, लेकिन गुस्सा होने का मतलब क्या है, या घृणा की नजरों से देखना, घृणा जताना कर दो। और बच्चों इसका मतलब ये है, जैसा आपने कोई चीज देखी और आपसे किसी ने कहा इसे कर लो, लेकिन आपने कहा भाई मुझे पसंद नहीं है ये, तो आप उसे करोगे ही नहीं, यानी कि आप लापरवाह भी हो जाओगे उस काम के प्रति। इसका सिनोनियम यहीं से लिया गया। तो इसका जो सिनोनियम रहेगा हमारा वो हो जाएगा टू बी केयरलेस। वैसे पता क्या है इसका सिनोनियम, मतलब जो आंसर है वो ये है, टू शो कंटेम्प्ट, यानी कि घृणा दिखाना, एंड रिमेन्स इनएक्टिव, एंड रिमेन इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब कुछ काम ना करना, और ये कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है ये चीज, ये होता है टू स्नैप वंस फिंगर एट। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसकी बात करें बेकन की, तो बच्चों ये होता इशारा करके कुछ कहना। ये लिख दो, इशारे से कहना। तो इसका सिनोनियम बहुत बढ़िया बनता है जेस्चर, या इसका सिनोनियम सिग्नल भी होता है, या इसका सिनोनियम साइन भी होता है। ये बढ़िया सिनोनियम है इसका। तो बेकन का मतलब होता है इशारा करके कुछ कहना। अब ग्रीट की बात करें तो ग्रीट का मतलब होता है वेलकम, स्वागत करना। स्वागत मतलब उससे हाय हेलो करना। और ऑनर का मतलब आप जानते हैं इज्जत देना। आंसर हो गया बच्चों चौथा, क्वेश्चन नंबर 11। स्वोलन हेडेड, व्हाट एन ईडियम, क्या ईडियम है? बेहतरीन, बिल्कुल एकदम नई। अच्छा नई की ही बात करनी है, पुरानी की नहीं। मैंने बोला ना फसाना वो नहीं है जो हो चुका पहले 70 नंबर का, फसाना अब 20 नंबर का है जो ऊपर करेगा या उससे ऊपर जो 10 नंबर होते हैं वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड के होते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, कर लेना वो भी आप। स्वोलन हेडेड होता है बच्चों घमंडी। आंसर तो कंसीटेड हो गया, लेकिन कंसीटेड का सिनोनियम नहीं चाहोगे आप? तो कंसीटेड का जो सिनोनियम होता है बच्चों हमारा, एक होता है ईगोइस्ट, ठीक है ना, या प्राउड भी बोलते हैं, प्राउड या प्राइड, मतलब प्राउड ही बोल दो आप इसे। अच्छा एक ध्यान रखना, प्राउडी कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं है। देखो 4 शब्द दिखा रहा हूं आपको, चारों देख लो।
1 नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल मुफ्त का स्लैंग वर्ड आ गया आपके सामने। ये एडजेक्टिव भी है और ये नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। प्राउडली अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन प्राउडली होता है और एडवर्ब होती है। ये हमारी वर्ब होती है और नाउन होती है। ये गर्व भी होता है, घमंड भी होता है, ये गर्व भी होता है और घमंड भी होता है। अब वो हमारे सेंटेंस की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, तो अपनी सुंदरता का हमेशा घमंड ही होगा। सुंदरता पे गर्व थोड़ी होता है, सुंदरता को गर्व करने की चीज है नहीं, टेम्परेरी खत्म हो जाएगी। अगली चीज सुनो आप, शी इज प्राउड ऑफ हर सन, उसे अपने बेटे पर। अब यहाँ घमंड अच्छा नहीं है, गर्व है यहाँ पे, तो ये अपने हिसाब से मीनिंग चेंज करते रहते हैं। फिलहाल कंसीटेड का सिनोनियम ईगोइस्ट भी हो जाएगा, प्राउड भी हो जाएगा। प्राउडी कोई शब्द नहीं होता, ध्यान रखना, काट देना अगर मिले तो। मैं कह रहा हूं आपसे, एक शब्द और दो जो नहीं होता। एक शब्द अंग्रेजी में ये भी नहीं होता है, ग्रेटफुल, गलत शब्द है ये। जो सही शब्द है ग्रेटफुल वो ये वाला है, ये होता आभारी। ग्रेट होता है शब्द, लेकिन ग्रेटफुल नहीं होता, इसका भी ध्यान रखना, ये सही है। ऐसी प्राउडी देख लो, फिर दिखा देता हूं। प्राउडी ये कोई शब्द नहीं है बच्चों, आपको लगेगा कि है। नैरो माइंडेड की बात अगर कर लें तो आप जानते हैं छोटी सोच वाला, इसका एंटोनियम चाहेंगे तो ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड इसका एंटोनियम बन जाएगा। चलिए, बाकी तो इसके अंदर कोई है नहीं। डम, डम जो होता है आप जानते हैं, ये होता है गूंगा, जो कुछ ना बोलता हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ए ब्रेजन फेस्ड फेलो, ए ब्रेजन फेस्ड फेलो, पहले ब्रेजन को ही समझ लो आप भूल गए, आपको याद नहीं है। ब्रेजन का मतलब होता है बच्चों बदतमीजी भरा, भाई यही तो आंसर है इसका, इसी का आंसर निकल के आना है, बदतमीजी भरा या बदतमीज। सिनोनियम क्या होता है बच्चों? इम्प्यूडेंट, मिल तो गया आंसर, इम्प्यूडेंट। या क्या होता है सिनोनियम? इंसोलेंट। या सिनोनियम क्या होता है इसका? इंसोलेंट। अच्छा, अगर एंटोनियम की मतलब एंटोनियम कह रहा हूं, इंडोलेंट की बात करूं तो आप जानते हैं फिर ये क्या होता है हमारा? आलसी होता है, ये आलसी है। और ये जो चल रहा है साइड में, ये क्या है? ब्रेजन, बदतमीज, इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट या इंसोलेंट, या एक और कर सकते हैं एशैम्ड, एशैम्ड, ये भी इसका सिनोनियम होता है, ठीक है ना। तो इम्प्यूडेंट फेलो हो जाएगा। डार्क कॉम्प्लेक्शन पर्सन क्या होता है बच्चों? देखो, दो तरीके की त्वचा होती है, तीन कह सकते हैं आप। एक होता है फेयर कलर, एक होता है मतलब कि कह सकते हैं आपकी सांवला सा रंग, एक होता है डार्क जिसमें ज्यादा काला होता है, तो बच्चों उसे बोलते हैं डार्क कॉम्प्लेक्शन है उसका, तो इसी को बोलते हैं जिसका चेहरा काला सा हो। आगे बढ़ते हैं। अगली पर्सन बदसूरत व्यक्ति, क्रूअल पर्सन निर्दयी व्यक्ति। आंसर 12 का जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा, इससे याद कर लेना आप। ऑन द ग्रीक कैलेंडर्स, ईडियम तो नहीं है ना बच्चों, नई की चाहत ही तो है, तभी तो इस वीडियो को बनाया जा रहा है। क्यों बनाऊंगा मैं? क्लास में मेहनत नहीं कर ली मैंने, लेकिन मुझे ये 50 टेस्ट पढ़ाने बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे अपडेट करना अपने मटेरियल को, और अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों पेपर में आजकल चीजें थोड़ी अपडेटेड आ रही हैं, तभी तो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है हमें, आपको और मुझे दोनों को करनी पड़ेगी। ऑन द ग्रीक कैलेंडर्स का मतलब होता है कुछ ऐसा जो असंभव हो, कुछ ऐसा जो एग्जिस्ट नहीं करता। आंसर ये लगा लो, या इसकी तरह ये भी हो सकता, समथिंग, कभी ये मिल जाए पेपर में आपको, दैट विल नॉट एग्जिस्ट, मतलब जिसका अस्तित्व ही नहीं होगा दुनिया में। इसका आंसर ये हो गया, बाकी की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कैलेंडर की स्पेलिंग पेपर में आती है, तो CALENDAR, ठीक है ना, कैलेंडर की स्पेलिंग आती है। क्वेश्चन नंबर 14, द सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लैंक फंड्स, समझ लें आप इसे। सैलरी हर महीने आपके अकाउंट में इंशाल्लाह जब आपकी जॉब लग जाएगी डिसबर्स की जाएगी। कौन सा वाला? ये वाला। सरकार ने कोई घोषणा करी कि इतने रुपए दिए जाएंगे किसानों को, या किसी को भी बैंक में डाल दिए उनके, मान लो डिसबर्स कर दिए, या फंड भेजा गया है किसी को, डिसबर्स कर दिया। तो जो पैसा भेजना होता किसी के अकाउंट में, किसी के राज्य में खर्चे के लिए, तो डिसबर्स करते हैं, तो पैसा आवंटित करने का इसका मीनिंग होता है। ये आप जानते हैं तितर बितर करना, तितर बितर करना, डिस्पर्स, ये आता बांटना, कोई मतलब नहीं है इसका यहाँ पे। अच्छा, डिस्पर्स का जो एंटोनियम है बच्चों एक बढ़िया है, जो हडल भी बन जाएगा, हडल,
अच्छा, एक सिनोनियम इसका असेंबल भी बन जाएगा, इकट्ठा होना। एक सिनोनियम इसका गार्नर भी बन जाएगा, इकट्ठा करना, या इस टाइप के बन जाएंगे। वैसे ये ज्यादा बढ़िया सिनोनियम इसका हडल, सट के बैठना। अगर आप सोच रहे हो सर बाधा है ये, तो बाधा जो होती है हर्डल वो ये होती है। इसका सिनोनियम क्या है बच्चों? ऑब्स्टेकल। और इसका सिनोनियम क्या है? बैरियर। तो ये अलग चीजें हैं, तो ये सिनोनियम अलग है। बाधाएं हैं, ये बाधा मुसीबत, वो अलग है, वो हडल है, इकट्ठा होके बैठना। तो डिस्पर्स्ड का ये हो गया, डिस्पर्स ये हो गया। डाइवर्स्ड की अगर बात करूं तो दो डाइवर्स देख लो बस आप। एक डाइवर्स ये देख लो, जिसका मतलब होता है वेरीड, अलग अलग प्रकार के। अभी एक शब्द और आया था, इसका बताया था मैंने अभी आपको। लेकिन अगर ये वाला डाइवर्स हो ना बच्चों, ये वाला देख लेना जरा सही से, तो ये डाइव से बना हुआ है ये वाला। इसका मतलब होता है गोता लगाना, ठीक है ना। और जब इससे आप डाइवर्स बना लोगे, डाइवर्स सॉरी, तो गोताखोर एस लगा दोगे तो कई सारे गोताखोर। तो ये गोताखोर प्लूरल हैं, इसी का बना हुआ सारा। ये अलग है, ई लगते ही एडजेक्टिव बन जाता है, ये नाउन है। इन दोनों का आपको कहीं ना कहीं यूज या ग्रामर या एरर में कॉन्सेप्ट काम आ सकता है, ध्यान रखना इसका। चलिए, बाकी इसके अंदर कोई खास ऐसी चीज है नहीं। अच्छा, प्रोविंसेस की हिंदी लिख लो। ये होता है क्षेत्र या राज्य, तो इसका सिनोनियम बन जाता है स्टेट या रीजन, स्टेट या रीजन। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द रिकॉर्ड्स ऑफ द मीटिंग हैड बीन, मीटिंग के जो रिकॉर्ड हैं, जो मीटिंगें हुई हैं उनका रिकॉर्ड, हैड बीन आंसर आ जाएगा टेम्पर्ड ए वाला, क्योंकि इसका मतलब होता है छेड़खानी करना। तो कागजों में अगर छेड़खानी की जाए तो टेम्पर्ड आएगा। इसका अगर सिनोनियम चाहते हो तो इंटरफेयर करना, इंटरफेयर करना। अच्छा, बात आती है सर ये वाला टेम्पर, तो इसमें आप टेम्पर जो है वो ये कर लो, ये नाउन होता है, ये धैर्य होता है। टेम्परामेंट बोलते हैं, टेम्परामेंट बहुत है उसके अंदर, तो धैर्य रखना इस टाइप की बात होती है इसके अंदर। चीट धोखा देना। कॉन्कोक्ट क्या होता है बच्चों? कल तो आया था ये, इन्वेंट अ स्टोरी या मेकअप ए स्टोरी, तो ये होता है हमारा कहानी बनाना। एक बात और, आप अपने मोबाइल पे टेम्पर्ड ग्लास चढ़वाते होंगे, तो वो ये वाला होता है ऊपर वाला, टेम्पर्ड ग्लास। यहाँ इसका मीनिंग पूरा चेंज है। हम अपने मोबाइल पे जब टेम्पर्ड ये वाला होगा ग्लास चढ़वाते हैं, ये वाला ए वाला, तो इसका मतलब होता है हमने अपने मोबाइल को प्रोटेक्शन दे दी, अब वो मजबूत हो गया। तो इसका मतलब ये भी है यहाँ पे कि मजबूती के लिए गिलास चढ़वाना, ठीक है ना, अलग है ये। क्वेश्चन नंबर 16, ही इज, ग्रामर है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज। पहले ये बताओ बढ़िया है या नहीं? जो हमारा एम्प्लॉइज है वो बढ़िया है या नहीं? बहुत बढ़िया है वो एम्प्लॉइज। अगर एस नहीं होता तो एक नंबर की गलती हो जाती हमारी। अब आते हैं हु, बहुत बढ़िया बच्चों, वाज हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन रुक जाओ, आप कुछ ध्यान है आपको। चैप्टर कौन सा था? चैप्टर था रिलेटिव प्रोनाउन। कॉन्सेप्ट क्या था? अगर एंटीसीडेंट में वन ऑफ द प्लूरल नाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी, क्योंकि बात चलनी होती इनकी। अगर यहीं पे ओनली होता, ओनली, तो ये सही होता। तो सुनो, वह उन कर्मचारियों में से एक है जो, या जिन्हें, जिन्हें बोलना, जिसे नहीं, जिन्हें, क्योंकि उनकी बात चल रही है एम्प्लॉइज की। वाज का कर दो वर, जिन्हें बोनस दिया गया था, एंड द ओनली वन ऑफ द एम्प्लॉइज, फिर आगे देखो वन, ओनली वन ऑफ। अब वाद सही है हमारा, क्योंकि इसमें ओनली की एंट्री हो गई। एक सवाल और कर सकते हैं आप कि सर ये जो हु है हमारा, इसका दैट होना चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो होता है हमारा वो होता है द ओनली और प्लस नाउन। अगर है द ओनली प्लस नाउन है अगर आपके पास, तो यहां जो हमारा हु होता है वो गलत होता है, दैट हो जाता है उसका। ये अलग चीज है, लेकिन ये वन ऑफ का मामला है। तो वन ऑफ का मामला सुन लें आप, यहाँ पे दैट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सुने, एंटीसीडेंट में, अब बच्चे सोच रहे होंगे एंटीसीडेंट क्या है, तो जिन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ी, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पढ़ा, स्किप करके अगले क्वेश्चन पे पहुंचो, टाइम खराब मत करो। फिलहाल वो सुनो जिन्होंने पढ़ लिया। तो वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन अगर है आपके पास, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन एंटीसीडेंट में, तो हु के बाद जो हेल्पिंग वर्ब हो वो हमारी प्लूरल होनी चाहिए। लेकिन अगर ओनली की एंट्री हो जाए एंटीसीडेंट में, ओनली वन ऑफ या द ओनली वन ऑफ,
तो प्लूरल नाउन, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। तो यहाँ वन ऑफ है तो इसके हिसाब से वर कर दो, यहाँ द ओनली वन ऑफ है तो यहाँ पे वन के हिसाब से वाज होगी। ये सही है, वो गलत है। क्वेश्चन के जो पार्ट में गलती है वो बी में है, यानी कि इस पार्ट में। वह उन कर्मचारियों में से एक है जिन्हें बोलूंगा मैं, जिन्हें बोनस दिया गया, और एकमात्र उन कर्मचारियों में से है जिसे प्रमोट किया गया। तो प्रमोट अकेले को किया गया है, उसे द ओनली है वो, और बोनस काफी लोगों को मिला है, ये इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईच ऑफ द होटल्स 150 रूम्स। पहले होटल का एपोस्ट्रोफी देख लो बच्चों, होटल में एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसमें वो बातें कि मानव निर्मित चीजों में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, नहीं चलेगी। होटल में एपोस्ट्रोफी एस आता है, पहले ये दूर कर लो आप बात अपनी। अब आगे चलते हैं। ईच बढ़िया, ऑफ बढ़िया। अच्छा, ईच को कोई पूछे तो यहाँ पे क्या है, ये प्रोनाउन। और बच्चों कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलो ये बात की बात है, नोट कर लेना इसे। ऑफ द होटल्स 150 रूम्स, बहुत बढ़िया बच्चों, रूम्स, क्योंकि 150 है और ईच ऑफ के बाद में वैसे भी प्लूरल आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, वाज। इसमें टाइम मत दो आप, नियम सुन लो। ईच या एवरी से अगर सेंटेंस शुरू हो जाए तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाया करो, यही कॉन्सेप्ट है। बाकी मैं और टॉपिक वाइज क्लास में ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा इसे, जो 12 घंटे की होगी आपकी। तो ईच ऑफ द होटल्स 150 रूम्स वाज, ये बहुत बढ़िया शब्द लिखा हुआ। जब आपको लगे किसी होटल में, किसी जहाज में, किसी ट्रेन में सुविधाएं मिली हुई हैं, आपको कुछ चीजें सुविधाएं हैं, तो इक्विप्ड विद लेता आपने साथ में, यानी कि वो उससे लेस है वो उससे, उसमें वो सुविधाएं हैं। तो 50 होटल के 50 रूमों में से प्रत्येक में इक्विप्ड विद सेंट्रल एयर कंडीशनिंग एंड कलर टेलीविजन, तो वहाँ एयर कंडीशनिंग और कलर टेलीविजन लगा हुआ है, ये इसका मतलब है। आंसर जो है हमारा 17 का बच्चों, वो बी पार्ट में वर्क काट के वाज होना है, तो बी पार्ट ये रहेगा। इसे देखते हैं आगे वाले को, ये होता है हमारा पार्ट, कभी यहाँ कर दो आप बी, ये तो ऑप्शन है, आंसर आगे वाला होता। तो ए ऑप्शन, आंसर बी। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 18। सिंस, चूंकि, वी लिव इन ए मनी ओरिएंटेड का मतलब पता क्या होता है? जैसे मैं बोलूं कि मैं इस क्लास में एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ा रहा हूं, तो मेरा मतलब यह है एग्जाम को ध्यान में रखकर, तो ओरिएंटेड होता है उसको ध्यान में रख करके। तो ये बोल रहा है चूंकि हम एक मनी ओरिएंटेड सोसाइटी में रहते हैं जहां लोगों की सोच पैसा कमाना होती है। द एवरेज इंडिविजुअल का मतलब होता है बच्चों पर्सन, व्यक्ति। केयर्स का मतलब होता है परवाह करना। सही है, डज लगा हुआ इसमें, क्योंकि इंडिविजुअल सिंगुलर है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, तो केयर्स बढ़िया। लिटिल अबाउट सॉल्विंग, अच्छा बात आती है सर, लिटिल गलत तो नहीं है, सही लिखा हुआ बिल्कुल। ये दुनिया इतनी ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो चुकी है कि यहाँ बराबर वाले घर में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता है, अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करने में लोग लगे हुए हैं, तो ना के बराबर ही सोचते हैं। सही लगा हुआ लिटिल, इसकी टेंशन ना लें आप। सॉल्विंग यहाँ दो जरा आप, देखो बच्चों, जब एनीवन हो या समवन हो या एवरीवन हो या नो वन हो, या बच्चों इस वन की जगह यहाँ पे बॉडी आ जाए, एवरीबडी, एनीबडी, तो अगर आपको इसके बाद में नाउन जोड़ना है तो आप एपोस्ट्रोफी है लगा ले करो। लेकिन अगर आपको लगे कि जो नाउन जोड़ना है आपको उसके बीच में एल्स और आ गया, अब नाउन लगाना है आपको, तो बच्चों ध्यान रखना, जब ये होंगे अकेले और नाउन होगा तो इनमें एपोस्ट्रोफी एस आएगा, लेकिन जब एल्स की एंट्री हो जाएगी तो इनमें एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, एपोस्ट्रोफी एस इसमें आएगा। यहाँ जो एवरी वंस का लिखा हुआ ना, इसे करना पड़ेगा एल्सेज। और बच्चों ये एल्स जो है इसके लास्ट में ई है, ये मत लगाना, पूरा लगाना एल्सेज, ये इसका मतलब बन जाएगा। तो आजकल इस समाज में हर व्यक्ति इतना ज़्यादा पैसों में उलझा हुआ है कि वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है किसी दूसरे व्यक्ति की। एनीवन एल्सेज प्रॉब्लम, ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वी डिड द जॉब। डिड बच्चों यहाँ पे क्या है? काम किया, करना। तो आपसे मेरा सवाल है, एज और एज के बीच में ये पॉजिटिव डिग्री जो है किसकी बनी हुई बच्चों? एडजेक्टिव की। लेकिन हम जानते हैं इसमें मैन वर्ब, और मैन वर्ब के लिए गुड नहीं बल्कि वेल आएगा। हिंदी सुनो, हमने काम को इतने अच्छे तरीके से किया जितने की हम कर सकते थे। यहाँ कैन भी गलत होता, क्योंकि घटना किसकी है? पास्ट की है।
तो जब घटना पास्ट की है हमारी तो डिड बढ़िया। हाउ एवर इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी सेटिस्फैक्ट्री, बहुत बढ़िया शब्द है, संतोषजनक। तो जब आपको लगे ना किसी की परफॉर्मेंस जो है या किसी का काम संतुष्टि देगा या आपको, तो वो जो है वो काम जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। सेटिस्फाइड तो आप हुए हो, जैसे आप कह सकते हैं कि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, लेकिन वो काम आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री था, संतोषजनक था। तो बात चल रही है हमने जितने अच्छे तरीके से हो सकता था वेल एडवर्ब के साथ में उतने अच्छे तरीके से काम किया, लेकिन फिर भी इसने हमें संतुष्टि नहीं दी, हम संतोषजनक प्राप्त नहीं कर पाए। आंसर जो है हमारा कौन से पार्ट में है बच्चों? पहले पार्ट में नहीं, दूसरे पार्ट में। तो फिर से ये हो गया बी वाला। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, सिंस, चूंकि, इट वाज, देखो इट बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे दिन की बात चल रही, प्राकृतिक घटनाओं के लिए इट आता। वाज एन, ये बच्चों अनयूजुअल पढ़ा जाता, ये ए होता ना यहाँ पे तो गलत होता, ये सही लिखा हुआ है, ये यू जो है इसे अन पढ़ते हैं, बढ़िया है। तो इट वाज एन अनयूजुअली, बच्चों ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। गलती दिखाऊं आपको मैं, ये जो है ना ये ऐसे कर दूं अगर मैं अनयूजुअल ये तो गलती है ये, क्योंकि वार में एडजेक्टिव है तो पीछे अनयूजुअल एडजेक्टिव लगाओगे या एडवर्ब आएगी, तो वो जो लगा हुआ था ना पहले वो बढ़िया लगा हुआ है, अभी तक तो कोई गलती इसमें है नहीं। चूंकि यह एक कुछ ज्यादा ही, जैसे यूजुअली गर्म होते हैं ऐसा नहीं, बल्कि कुछ अजीब तरीके से गर्म था, ज्यादा ही गर्म था। यूजुअल का मतलब होता हर बार की तरह, अनयूजुअल होता थोड़ा हटके। द डॉग लेड, लाई फर्स्ट फॉर्म, ले सेकंड फॉर्म, लैन थर्ड फॉर्म। जब इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए हो और ये प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लेड जो है वो गलत है, आपको करनी चाहिए ले, 1 नंबर मिल जाएगा। किस चैप्टर का है? वर्ब का। कुछ बातें ऐसी होती प्रैक्टिस क्लास में डेस्क्रिप्टिवली नहीं समझाई जा सकती, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि इसमें पूरा आधा घंटा लगेगा मुझे समझाने में, तो जो बच्चे जानते हैं वो समझ लें। ट्रांजिटिव वर्ब होती है ले फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लेड, थर्ड फॉर्म लेड, तब आती है जब ऑब्जेक्ट दिया हो। लाई होती है फर्स्ट फॉर्म, ले होती है सेकंड फॉर्म, लैन होती है थर्ड फॉर्म, तब आती है जब इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि ऑब्जेक्ट ना दिया हो। तो यहाँ कुत्ता लेट गया पेड़ के नीचे, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ले कर देंगे। अंडर द ट्री, ये अंडर बहुत बढ़िया, इन मत लगा देना यहाँ पे। ऑल आफ्टरनून का मतलब ये है पूरे दोपहर वो वहीं लेटा रहा, तो आंसर सी पार्ट में यानी कि गलती हो जाएगी बी। आंसर नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज सो कंस्ट्रक्टेड, दुनिया जो है वो इतनी ज्यादा मतलब कि निर्मित हो चुकी है, इतनी ज्यादा मतलब फैल चुकी है कि इफ यू विश टू एंजॉय द प्लीजर्स, दुनिया इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्टेड है, इतनी ज्यादा उलझी हुई है कि अगर तुम इसमें खुशी हासिल करना चाहते हो, यू मस्ट ऑल्सो एंड्योर। जानते हो एंड्योर क्या होता है? टॉलरेट, सिनोनियम है इसका टॉलरेट। और अगर मैं आपसे पूछूं इसकी फ्रेजल वर्ब तो पुट अप विद। तो बच्चों ये बात बिल्कुल सही है। अब एक बात ये आती है, सर मैंने ये सोच लिया नजरअंदाज करने पड़ेंगे। नहीं बच्चों, नजरअंदाज नहीं कर सकते आप सुख दुख को। सुख भी आपको एंजॉय करना पड़ेगा और दुख आएगा तो उसको भी आपको झेलना, सहन करना पड़ेगा। नजरअंदाज कैसे कर दोगे आप? नजरअंदाज करने की अगर आपके अंदर बातें आ जाएं तो फिर आप लापरवाह कहलाओगे, जिम्मेदार नहीं हो अपने परिवार के प्रति। आपको ये मानना पड़ेगा कि जिंदगी दो ही चीजों की एक मिश्रण है, एक सुख और एक दुख, दोनों को आप तरीके से निपटाएं। जिंदगी यही है और इसके अलावा को दूसरा नाम नहीं है इसका। आंसर ये आएगा। तो दुनिया इतना ज्यादा कंस्ट्रक्टेड हो चुकी है कि अगर तुम प्लीजर्स चाहते हो तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि तुम्हें दुख, अच्छा यहाँ पे पेन्स का मतलब दर्द नहीं, मुसीबतें हैं, मुसीबतें। आपको याद है टेक पेन लिखवाया होगा मैंने कभी आपको, टेक पेन, तो ये गलत होगा, टेक पेन्स होता है क्योंकि मुसीबतें होती हैं। अच्छा ये दर्द होता अगर तो ऐसे नहीं आता। अब ये बताओ खुशी का एंटोनियम यहाँ पे दर्द होगा या मुसीबतें होंगी? खुशी का आपको लग रहा होगा दर्द, नहीं मुसीबतें हैं इसका मतलब, क्योंकि प्लीजर्स का मतलब वहाँ पे अच्छे मोमेंट्स हैं। ये गलत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है ये आंसर एंड्योर। बाकी की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे इग्नोर करना। अच्छा इग्नोर का एक शब्द मैं आपको दिखाता हूँ, ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब भी यही होता है, नजर बचा के निकल जाना। ये नेग्लेक्ट होगा, ये भी सिनोनियम है इसका हल्का सा, और डिनाई अलग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देयर वाज नथिंग टू ईट। बच्चों ये फॉर्मूला ध्यान रखें आप, एक्टिव पैसिव का है। देयर बी और नथिंग और टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस है, इसे ऐसे उतार दे करो पूरे को। देयर बी नथिंग, ये पैसिव बना रहा हूं मैं, अब इसका बना दे करो बस आप, टू बी थर्ड फॉर्म।
टू बी थर्ड फॉर्म, आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। पहले में देयर को ही खत्म कर दिया, गलत बात है, इस गलत है, आईएनजी कहां से आ गई? आंसर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी सुन लो। कुछ नहीं था खाने को, आंसर कुछ नहीं था जिसे खाया जाता। ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा। दे कट द वेजिटेबल्स, उन्होंने सब्जियां काटी। और हमने फर्श को पोछा लगाया, मॉप द फ्लोर। सिमल्टेनियस एक्शन है ये। एंड से जुड़े हुए दो काम, जब आपको लगे कि यार ऐसा लग रहा है कि एक तरफ उसने ये वाला काम किया, दूसरी तरफ उसने ये काम किया, सिमल्टेनियस, तो ऐसा डिड, ऐसा वाज वर, दोनों में नो चेंज होता। क्लास में पढ़ा चुका हूं, बाकी आप देख लीजिए। उन्होंने सब्जियां काटी और हमने फर्श पे पोछा लगाया, बस ये सिमल्टेनियस है। सिमल्टेनियस, एक ही समय पर होने वाले काम। आंसर इसका बच्चों चौथा होगा। पहले में क्या गलती है? वी कहां से कर दिया आपने? दे का दे तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन ऐसे उतर जाता, गलती है इनकी, पहला गलत। दूसरे वाले में हैड और ये हैड गलत। तीसरे वाले में ये हैड गलत, ये बढ़िया आंसर है। देखो दे का दे, और ये वाला जो हमारा कहाँ गया, ये वाला जो दे है ये किसके पास जाएगा? शी के। वी गया होगा तो वी से क्या लाएगा? ये दे लाएगा। आंसर चौथा है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पी क्यू आर एस 2 हैं आज आपके लिए। द, इस पर टाइम लगाऊंगा मैं, टाइम तो मुझे देना है इसमें। आपके पास इसमें 20 सेकेंड है, तो 20 सेकेंड में इतना बनाता हूँ, इतना आप कर भी दोगे इसे, मैं आगे बढ़ूंगा। फिर दोनों पे काम करना हमें। चलिए टाइम आपका शुरू हो गया, मैं टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया। चलिए, तो आपका जो क्लास का टाइम है बच्चों वो थोड़ा सा और बाकी है। द ओनली हेल्पफुल साइन, एकमात्र जो उम्मीद जगाने वाली साइन थी, संकेत था। इन सच सिचुएशन, ऐसी स्थिति में, इज दैट, वो ये था कि देयर इज एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी अमंग ऑर्डिनरी पीपल टू सी हेल्थ एज ए राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एकमात्र जो बढ़िया संकेत है इस स्थिति में वो ये है कि लोगों के अंदर एक बढ़ती हुई टेंडेंसी है अपनी सेहत को लेकर के, एक अधिकार और जिम्मेदारी की फीलिंग है। तो एस क्यू और पी आर, आंसर हो गया चौथा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। अब आते हैं बच्चों अगले एग्जाम्पल पे, तो इसमें टाइम हम आपको देंगे 25 सेकंड का, और इसके बाद फिर हम क्लास रोक देंगे अपनी। वेरी सून, यानी कि बहुत जल्दी मैं क्लोज टेस्ट लाने वाला हूं, और जिस दिन क्लोज टेस्ट होगा पहला, जिस दिन पहला क्लोज टेस्ट होगा बस उस दिन ये क्लास रुकनी है, और अगला क्लोज टेस्ट एप्लीकेशन पे जाएगा। बस पहली डेमो मैं फ्री करूंगा, उसके बाद मैं आपको बता दिया गया, बाकी और मैं उसमें बताऊंगा क्लोज टेस्ट की क्लास में। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, वीडियो काफी लंबी हो गई। तो बच्चों एक दिन क्लोज टेस्ट जब होगा 20 तारीख में, तो ये रुकेगी क्लास आपकी, बाकी कंटिन्यू चलती रहेगी। बाकी संडे की छुट्टी होगी बच्चों, थोड़ा मुझे भी आराम चाहिए, ठीक है ना। अब तक 2:07 हो चुके हैं और मैं वीडियो बना रहा हूं। इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, इससे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसा आपका टीचर मेहनत कर रहा है, थोड़ा आप भी मेहनत करो, बढ़िया हो जाएगा आपका काम। नोबडी लाइक्स स्टेइंग एट होम, कोई भी पसंद नहीं करता घरों पर ठहरना। ऑन ए पब्लिक हॉलीडे, जब कोई सरकारी छुट्टी होती है, खास तौर से इफ द वेदर इज फाइन, अगर मौसम बहुत बढ़िया हो। और बच्चों ये जो प्लान दिमाग में आया है उसके, तो ये आंसर यहीं से तो बनना है। परेशानी जो है वो सबसे बड़ी ये है कि लाखों लोगों के दिमाग में ये आइडिया आता है। मान लीजिए गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, दिवाली वगैरह पे छुट्टी चल रही है और मौसम भी बहुत बढ़िया, तो परिवार घूमने निकल जाते हैं। और परेशानी है कि सभी लोग घूमने जाते हैं, परेशानी का मतलब रश हो जाता है उस जगह पर जाकर के। ये नंबर 1 है। इसके बाद में आएगा फिर बच्चों, अच्छा आंसर तो हमारा हो गया दूसरा, लेकिन चलो मैं पूरा कर देता हूँ। एस पाएंगे, वी मूव्ड आउट ऑफ द सिटी स्लोली, हम धीरे धीरे बाहर चले गए। बिहाइंड ए लॉन्ग लाइन ऑफ कार्स, बहुत लंबी कारों की लाइन थी उसके पीछे। बट एट द एंड ऑफ द रोड, लेकिन सड़क के अंत पर, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, स्टॉप्ड, हम रुके एक लोनली फर्म पे, जहां कोई नहीं था, इस टाइप की फर्म पे। ऐसा गया, देखो यहाँ पे, ये हो गया दूसरा। पी पे जाओ आप,
तो वी हैड ब्रॉट प्लेंटी ऑफ फूड, हम अपने साथ बहुत सारा भोजन लाए थे, एंड वी गॉट इट आउट ऑफ द कार, और हमने इसे कार से बाहर निकाल लिया। एक मिनट रुको आप, जब उन्होंने बता दिया कि ये प्लान लोगों के दिलों में आता है बहुत ज्यादा, तो इसी से तो बता रहे हैं कि लंबी कारों की कतार थी, दूसरे पे ही आएगा, कतार बहुत लंबी थी क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत आइडिया आता। अब हम रुक गए, तो रुकने के बाद ही तो कार से सामान निकालेंगे ना, तो रुके फिर कार से सामान निकाला, ये हो गया हमारा तीसरा। तो दूसरा ये हो गया था QSP। अब आर पे आते हैं, नाउ एवरीथिंग वाज रेडी, कहेंगे नहीं हमने कार से सामान निकाल लिया, अब सब कुछ तैयार था। वी सेट डाउन नियर ए पथ, हम एक रास्ते में बैठ गए उस पहाड़ी के नीचे। इट वॉज वेरी पीसफुल, अब पहाड़ी के बारे में बता रहे हैं, ये बहुत शांतिजनक पहाड़ी थी। इन द कूल ग्रास, कहानी ऐसी ही तो चलनी चाहिए थी ना जैसे बोर्ड पे है। आंसर इसका दूसरा हो गया, आप पूरे को पढ़ लेना, आप समझ जाओगे कि सीक्वेंस सही रखा हुआ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। और सुने, मैं इसमें लास्ट में जो ये तेजी दिखाता हूँ, खत्म हो गया, मैं यहाँ पे फालतू बात नहीं करना चाह रहा, वजह क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, बाकी बातें बाद में। थैंक यू।